जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो पहले पार्ट में मैंने आपको कोशिका के परिचय के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। कोशिका की खोजकर्ता के बारे में जो रॉबर्ट हुक थे, कोशिका के जीवित खोजकर्ता के बारे में जो एंटोनियो ल्यूवेन होप थे। ठीक है। इन सभी के बारे में हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पार्ट 2 में आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कोशिका जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसको एक वीडियो में समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये दिमाग से ऐसे बाहर होने लगता है, तो हम इसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम इसे पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो सब बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, हम ओवरऑल की नहीं बात करें, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, जो 0.1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 13 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मानव में कोशिकाओं की साइज के बारे में। ठीक है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ठीक है। और ये किससे बनता है? ये वृषण यानी कि टेस्टिस से बनता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो ये अंडाणु होता है, जो स्त्री में पाया जाता है। देखिए, ये बात सोचने वाला है। शुक्राणु जो है ये मेल भाग में पाया जाता है, ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो ये होता है अंडाणु, जो कि अंडाशय से बनता है। ये केवल फीमेल में पाया जाता है, ये पुरुषों में नहीं पाया जाता, ये केवल फीमेल भाग में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो ये होता है न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन सेल जो होता है वो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब आप बोलेंगे कि बड़ा तो बता दिए, तो लंबी बताने का क्या जरूरत? तो बड़ा का मतलब होता है जैसे कि ताजमहल, ताजमहल बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार लंबा है। उसी प्रकार मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। ठीक है। और न्यूरॉन सेल पाया जाता है हमारे दिमाग में। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका हो गई न्यूरॉन सेल। मानव में एक कोशिका होती है जिसमें विभाजन नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है, और वो है न्यूरॉन। ठीक है। तो इसमें विभाजन रहित होता है, न्यूरॉन होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका को जन्म नहीं दे सकती है। इसलिए हमारे ब्रेन में जब चोट लग जाता है, ब्रेन में चोट लग जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं वो हमें हेलमेट पहनने का सलाह देते हैं, ताकि ब्रेन में चोट ना लगे और हमारा सरकार का दवाई का पैसा बच जाए। इसीलिए पुलिस वाले हमें हेलमेट पहनने की सलाह देते हैं। देखिए, अगर ब्रेन में अगर ऊपर से मार दिए और अगर चमड़ी जो है वो छुला गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जोर से मार दिए, खोपड़ी टूट गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जोर से मार दिए और ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो मर गए तो सत्यानाश, डिलीट फाइल में भी सर्च करने से उसके बाद हमारी कोई अता पता नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए हेलमेट पहनिए और सतर्क बनाइए रखिए, ये सब पुलिस वाले हमें कहते हैं। अगर सबसे तेज विभाजन की बात करें तो सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। मानव शरीर के लीवर में, जो कि दाहिनी ओर होता है, इस ओर होता है लीवर। ठीक है। जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। इसलिए अगर इसमें चोट भी लग जाए तो ये सबसे जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। अगर इसमें आप चोट मार दीजिए कि इस तरह से अगर खांचा मार दीजिएगा तो ये जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेता है। और अगर बात करें तो चूहा, चूहा के पूंछ में भी सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। इसलिए अगर आप चूहा के पूंछ को ऐसे पकड़ेंगे और उसका पूंछ टूट गया तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, रख लो, हम अगली बार फिर बना लेंगे। तो ये क्या है, उसके पूंछ में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, वो पूंछ तुरंत बना लेता है। एक सप्ताह में देखिएगा चूहा इतना लंबा पूंछ लेकर घूमेगा, बोलेगा यार दे बना लिए फिर से। तो ये सेल डिवीजन का कमाल है, वो तुरंत अपनी पूंछ बना लेता है। ठीक है। तो ये सब छोटी सी जानकारी थी, बेसिक नॉलेज था। अब हम लोग समझते हैं कोशिका से हमारा बॉडी कैसे बनता है। जैसे देखिएगा, छोटी छोटी ईंटों से लेके दीवार बनती है, छोटी छोटी ईंटों से लेके दीवार बनती है। दीवार को चारों ओर से अगर सजा दिया जाए तो कमरा बनता है, और कमरा को एक क्रमबद्ध तरीके में रखा जाए तो घर बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारा पूरा शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं से लेकर उत्तक बनते हैं, और उत्तकों को अगर सजा दिया जाए तो अंग बनते हैं, और अंग से हमारा शरीर बनता है। ठीक है। ठीक है। ईंट से बनता है दीवार, छोटे छोटे ईंटों से दीवार बनता है, और दीवार से बनता है कमरा।
अगर दीवार को इस तरह से कर दिया जाए तो ये बनता है कमरा, और कमरा को सही से कर दिया जाए तो ये बनता है घर। ठीक है, उसी प्रकार को उत्तकों से, ये छोटी छोटी उत्तक है, उत्तकों से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं हमारे अंग, और अंग से बनता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका के अंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब समझते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। तो पहले समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है चयनात्मक पारगम्य, यानी सिलेक्टिवली परमीबल। इसका क्या मतलब होता है कि ये लाभदायक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देती है। ठीक है, इसी कारण इसे चयनात्मक पारगम्य यानी कि सेलेक्टिवली परमीबल कहते हैं। ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये बाह्य सुरक्षा का काम भी करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप बाजार जाते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा आलू ले ले, थोड़ा प्याज ले ले, थोड़ा धनिया ले ले, थोड़ा मसाला ले ले, तो ये एक प्लास्टिक में ऐसे करके देता है। तो वो प्लास्टिक क्या है, वो उसकी बाहरी परत है। ठीक उसी प्रकार ये कोशिका झिल्ली होती है, वो एक प्लास्टिक होती है, और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, फिर रसधानी, जितने भी चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये बना होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। ये सेल के सभी अंग इसी कोशिका झिल्ली में रहते हैं। जैसे बताया ना, ये एक प्लास्टिक का काम करता है इस प्रकार, और इसी में कोशिका के सभी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं। ठीक है, और ये बना होता है प्रोटीन का। अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन से पोषक तत्वों से होता है, तो ये होता है प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, और ये पाया जाता है दोनों में, ये पाया जाता है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में। ये कोशिका में बाह्य दीवार का काम करता है। ठीक है, ये एक दीवार की तरह होता है, और ये कोशिका में एक दीवार का काम करता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, और ये सिर्फ ओनली प्लांट सेल, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जंतु तो चल फिर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं, वो घर में रह सकते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। वो चल फिर सकते हैं, वो गर्मी, धूप, ठंडा, वर्षा, इन सभी के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, तो उन्हें बाह्य सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। जबकि पेड़ पौधे तो एक जगह से रहते हैं और हिलते डुलते हैं, एक जगह हिलते डुलते, वो चल फिर नहीं सकते, तो उन्हें बाह्य सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे तेज धूप, एकदम टनटना के धूप मारता है, जोर से वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो इन सभी से पेड़ों को रक्षा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए उनकी कोशिकाओं में। तो इसीलिए भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है कि कोशिकाओं की झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होगा, ताकि कोशिकाओं को इन सब चीजों से हानि ना हो। ठीक है, ताकि पेड़ पौधे बने रहे। इसीलिए पेड़ पौधों के कोशिकाओं के बाहर एक और झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल, और सिर्फ ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसकी बनावट, तो ये बना होता है सेल्यूलोज से, ये बना होता है सेल्यूलोज से। और कोशिका झिल्ली किससे बना था, तो ये बना था प्रोटीन से, ये बना था हमारा प्रोटीन से। ठीक है, अगर इसकी बनावट की जाए, कोशिका झिल्ली जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ये बना होता है प्रोटीन से। अगर सेल्यूलोज की बात की जाए, जो कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज ये सभी जगह होता है, जो भी चीज पादप से बना होता है उसमें सेल्यूलोज होता है। जैसे कि ये टी शर्ट देखिए, टी शर्ट जो कि कॉटन का है, तो इसमें भी सेल्यूलोज है। आप नोट जैसे कि आप पकड़ते हैं ना, करेंसी, वो भी सेल्यूलोज है। तो जितने भी चीज पादप से बने होते हैं उनमें होता है सेल्यूलोज। ठीक है, ये पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धूप, हवा, ये सभी चीजों से सुरक्षा देने का काम कौन करता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, और ये पौधों को आकार देता है, नहीं तो पौधा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उसकी कुछ आकार ही नहीं होता। तो ये पौधों को एक
स्टेबल मतलब एक सही आकार भी प्रदान करता है। ये पौधों को सुरक्षा भी प्रदान करता है और आकार भी प्रदान करता है। तो ये कोशिका के अंग थे। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा था कोशिका भित्ति। अब हम लोग आगे कोशिकाओं के अंगों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने समझ लिया है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब तीसरे अंग के बारे में समझते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी पार्ट नहीं है, सबसे छोटी यूनिट नहीं है। इसके अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, ठीक है। इसके खोजकर्ता थे अल्टमैन। हालांकि खोजकर्ता के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो पूछ लेता है। तो इसके खोजकर्ता थे अल्टमैन, ठीक है। चलिए अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें आंतरिक श्वसन होता है और आंतरिक श्वसन के दौरान ऊर्जा बनता है। ये आंतरिक श्वसन के दौरान ऊर्जा बनाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस में हमारा ऑक्सीजन गैस होता है, ये नाक के माध्यम से हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है और नाक के माध्यम से श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में आपको पता ही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके बैठा रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है उसको पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए लेके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है और उसे छोड़ देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन के दौरान, ठीक है, जैसे ही श्वसन ले लिए हम लोग, ऑक्सीजन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, ऑक्सीजन के साथ क्रेब्स चक्र किया जाता है। उसी से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। 38 एटीपी ऊर्जा बनती है क्रेब्स चक्र के दौरान। एटीपी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ये 38 एटीपी ऊर्जा ग्लूकोज में बदल जाती है, C6H12O6, ये ग्लूकोज में बदल जाती है और इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा या पावर मिलता है। उसके बाद हम ऐसा करके घूमते हैं। ये कहाँ से हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ। हमें ऊर्जा कहाँ से मिला, माइटोकॉन्ड्रिया से मिला। किसके दौरान, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ऑक्सीजन के दौरान ऑक्सीजन जैसे गया वहां चला क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी ऊर्जा बनी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब 38 एटीपी से ग्लूकोज बना C6H12O6 और इसी ग्लूकोज से ऊर्जा या पावर बना और यही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल गया और हम ऊर्जावान हो गए और किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो थी माइटोकॉन्ड्रिया का काम। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इसका तो कुछ नाम होना चाहिए। तो इसका निकनेम है ऊर्जा घर, यानी कि पावर हाउस। इसे कहते हैं पावर हाउस, ऊर्जा घर, इसका निकनेम है। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम क्या है, तो ये है ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है। कितना एटीपी बनता है, तो 38 एटीपी बनता है, ठीक है। अब आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार होती है वो वलयाकार होती है, ठीक है, और उसे कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है इस तरह से वलयाकार होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होती है इस तरह से वलयाकार होती है और इसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टी। इस साइड देख रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ये हमारा कोशिका तो हर जगह है, पूरा बॉडी में कोशिका है, यहाँ वहाँ सब जगह कोशिका है, ठीक है। अब सब जगह तो बन रहा होगा ऊर्जा। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम हमको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास है जीभ। अब जीभ का काम क्या है, लपलपाना, इस तरह से लपलपा रहा है। अब जब जीभ लपलपाता है तो काम क्या करे, जीभ, हाथ पैर तो सब ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की जरूरत किसको है, सिर्फ जीभ को है। तो यहाँ के ऊर्जा को जीभ तक कौन लाएगा, तो वही काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही ऊर्जा का परिवहन और अन्य तत्वों का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं या ऊर्जा होता है जो कि जरूरतमंद अंगों के पास पहुंचाने का काम होता है, वो करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसका काम कौन करता है, उसका काम हमारा करता है गोल्जी बॉडी। उसका काम गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है,
अगर पैर में ऊर्जा की जरूरत नहीं है और ऊर्जा की जरूरत अभी जीभ में है जो ऐसे ऐसे लपलपा रहा है, तो ये पैरों से ऊर्जा को लेकर जीभ तक लाएगा ताकि जीभ बोल सके। नहीं तो थोड़ा देर के बाद जीभ ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, उसके बाद डाउन हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ा नहीं पाएंगे। जबकि पैर में पूरा ऊर्जा है, ठीक है। जैसे कि अब कोई दौड़ता है, कोई धावक है, अब उसे दौड़ने में ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? उसके पैरों में ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। जबकि उसके शरीर में ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो उसे शरीर की ऊर्जा को पैरों तक कौन लाएगा? गोल्जी बॉडी लाएगा। यहाँ जो ऊर्जा बन रही है, यहाँ भी कोशिकाएं हैं, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी ऊर्जा बना रहे हैं, पर यहाँ तो ऊर्जा जरूरत नहीं है। तो यहाँ की ऊर्जा को लेकर पैरों में कौन जाएगा? गोल्जी बॉडी जाएगा। पैरों की ऊर्जा को जीभ में लेकर कौन आएगा? गोल्जी बॉडी आएगा। तभी तो जीभ ऐसे ऐसे बोलता है, तो पढ़ा पाते हैं। तभी तो धावक तेज दौड़ पाता है। तभी ना हम बोलते हैं, अगर हम लोग पूरी तरह से थक जाते हैं, तुम लोग बोलेंगे, थक गए हैं, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरा पैर थक गया है, बाकी बात सब ठीक है, ऐसा तो बोलते नहीं है ना। पूरा शरीर थकता है। मेरा जीव थक गया है, बाकी बात सब ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा पूरे शरीर में खर्च होती है। और ये खर्च कौन करवाता है? ये गोल्जी बॉडी करवाता है। अगर पैरों में ऊर्जा की जरूरत है तो पैरों में ऊर्जा के लेके जाएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो केमिलो गोल्जी, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा है। केमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। ये शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है और अन्य तत्वों का करता है, इसी कारण हमारा शरीर लंबे समय तक काम कर पाता है। अब हम लोग अगले अंग के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा वॉक्यूल्स, ठीक है, रसधानी जिसे कहते हैं। अब देखिए, आप बहुत लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि हमारे शरीर में 75% वाटर होता है, यानी कि 75% पानी होता है। लेकिन वो पानी हमारे पेट में थोड़ी होता है, हमारे शरीर का 75% पानी होता है। मतलब अगर हमारा शरीर का 100 किलो भार है तो 75 किलोग्राम सिर्फ पानी है। तो पेट में उतना पानी रहेगा तो पेट ऐसा लदक जाएगा, उसके बाद हम लोग चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये पानी होता कहाँ है? तो ये पानी होता है हमारे कोशिकाओं के रसधानी में। पानी को स्टोर कौन करता है? रसधानी। हमारे शरीर, पूरा शरीर में पानी है, तभी तो पसीना निकलता है, तो सब जगह से निकलता है। पसीना कहाँ से निकलता है? सब जगह से निकलता है, केवल पेट से थोड़ी निकलता है। केवल पेट में पानी है तो केवल पेट से पसीना निकलता है? सभी जगह से निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के सभी जगह पानी है, और वो पानी को स्टोर कौन करता है? वो पानी को स्टोर करता है रसधानी। रसधानी ही सभी पानी को स्टोर करता है। और ये लगभग 71% पानी स्टोर करता है, और 4% पानी हमारे पेट में होता है, ठीक है। जब ये पानी कम होता है तो हमको प्यास लगता है। तो पानी को स्टोर कौन करता है? तो रसधानी स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस या ऊर्जा गृह। कैमिलो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। रसधानी क्या करता है? ये हमारे बॉडी में पानी को स्टोर करता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट, अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में और रसधानी के बारे में, तो हम पढ़ने वाले हैं तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में, और अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं तारकाय। तारकाय जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रोसोम, इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन करने का काम होता है, ये करता है तारकाय। ये एक कोशिका से दो कोशिका बनाने का काम करता है। जिस भी अंग में कोशिका मारी जाती है और वह जगह खाली हो जाता है, तो उस जगह को कोशिकाओं से भरने का काम करता है तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। ये शरीर में कोशिका विभाजन का काम करता है। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इस अंग की खोज की थी, ठीक है। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम नामक अंग की खोज की थी। ये लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लीवर की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिससे लीवर की कोशिकाएं अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर पाती है। अगर आप लीवर में कहीं भी चोट पहुंचाते हैं तो लीवर की कोशिकाओं में इतनी ज्यादा सेंट्रोसोम होती है, वो कुछ ही दिनों में अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सकती है। और ये चूहा की पूंछ में भी ज्यादा पाया जाता है। अगर आप चूहा की पूंछ को पकड़ेंगे और वो टूट जाता है तो कुछ ही दिन में चूहा के एक नई पूंछ आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पूंछ में भी सेंट्रोसोम की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। अगर ब्रेन की कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल में बात की जाए
तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि 0% एक भी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। जन्म से ही हमारे ब्रेन में जितनी न्यूरॉन सेल होती है, मृत्यु तक भी हमारे ब्रेन में उतनी ही न्यूरॉन सेल होती है। इसकी लंबाई घटती बढ़ती है, उसका अलग बात है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि न्यूरॉन सेल एक कोशिका से दो कोशिका नहीं बना सकती। अब देखिए, कोशिका विभाजन ही होता है जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, ये कोशिका विभाजन होता है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो वही है कि यहाँ किसी भी प्रकार का बीमारी को हम लोग कैंसर कहते हैं, पर वो बीमारी नहीं होता है, वो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण हमें कैंसर का रूप लेता है। तो देखिए, ब्रेन में तो न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन में तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो यहाँ की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। लेकिन कई बार बोला जाता है कि ब्रेन कैंसर यानी कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है? तो देखिए, ब्रेन में 90% जो होता है, ये 90% होता है, ये बना होता है न्यूरॉन सेल से। हमारा ब्रेन 90% होता है जो न्यूरॉन सेल से बना होता है, और इसमें 10% होता है, वो होता है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल क्या करता है? ये कोशिका विभाजन करता है। ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन करता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है और हम ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाती है। तो ये है सेंट्रोसोम का काम। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके कार्य की बात की जाए, ये कोशिका का विभाजन करता है, यानी कि पुनर्निर्माण। ये लीवर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिससे लीवर में सबसे जल्दी सेल डिवीजन होता है। ये ब्रेन की कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण न्यूरॉन सेल 1 से 2 नहीं हो पाती है। लेकिन ब्रेन में 10% ग्लियल सेल होता है, जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, और ये एक कैंसर होता है जिसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं अंतःप्रदप्त जालिका। अंतःप्रदप्त जालिका क्या होता है? यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। जिस तरह हमारे पूरे शरीर के अंदर एक कंकाल होता है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी एक कंकाल यानी कि स्केलेटन होता है, उसी को हम कहते हैं अंतःप्रदत्त जालिका। ये कोशिका को पचकने से बचाता है, यानी कि कोशिका एक सही स्टेबल आकार में रह पाती है। और इसका कारण क्या है? अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि ईआर। ईआर ही जो है कोशिका को एक सही आकार में बनाए रखता है। अगर ईआर कोशिका में ना हो तो ईआर एक अमीबा जैसे होगी, जिसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होगी, ये घटते बढ़ते रहेगा। लेकिन अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण इसकी एक फिक्स आकृति होती है। ये कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का भी काम करता है और इसे आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। कोशिका को आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। अगर ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वसा का निर्माण करता है। स्मूथ मतलब वसा मतलब क्या होता है? चर्बी। मतलब चर्बी मतलब चिकना। अब स्मूथ जो होता है वो चिकना। तो स्मूथ जो होता है वो वसा का निर्माण करता है या चिकने चीजों का। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। हालांकि ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, इसमें जो पाए जाते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसे हम आगे समझते हैं। तो ईआर की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा का निर्माण करता है। वसा यानी कि चर्बी मतलब चिकना, और स्मूथ मतलब ये होता है चिकना, तो ये चिकने चिकने निर्माण करता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें जिसके कारण ये भाग रफ हो जाता है। ठीक है, ये रफ हुआ क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे राइबोसोम के धब्बे पाए जाते हैं, और राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, उन धब्बों को कहा जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम ही जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का निकनेम है प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का घर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, इस ओर को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि वसा का निर्माण करता है। इस ओर को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इसका निकनेम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री।
अब हम लोग आगे समझते हैं अन्य अंगों के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब समझते हैं हम कोशिका के अन्य अंगों के बारे में। तो पहला है केंद्र। केंद्र जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। जिस तरह हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन होता है, उसी प्रकार कोशिका को भी कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन होता है जिसे कहते हैं केंद्रक। इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। ये जो है ये ब्रेन ऑफ सेल, मतलब ये कोशिका की दिमाग होती है। कोशिका के अन्य अंगों की कंट्रोल यही करता है कि कौन सा अंग सही से काम कर रहा है या कौन सा अंग सही से काम नहीं कर रहा है। इन सभी की देखरेख की बात की जाए तो इन सभी की देखरेख का काम जो है वो केंद्रक के पास होता है। इसे सेल का कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए, आरएनए या अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका के बीचों बीच उपस्थित होता है। ये कोशिका के ऐसे बीचों बीच उपस्थित होता है और इसमें डीएनए, आरएनए और अन्य तत्व जैसे होते हैं हमारे आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। और इसमें 80% प्रोटीन होता है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो 80% प्रोटीन होता है। ये 80% प्रोटीन से बना होता है और 10% डीएनए से बना होता है और 10% में अन्य तत्व आते हैं। तो देख लिए हमने केंद्रक देख लिया। केंद्रक की खोज करता थे रॉबर्ट ब्राउन। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। ये 80% प्रोटीन से बना होता है और 10% डीएनए से बना होता है और इसमें 10% अन्य चीज होते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, जो कि एक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। ये सभी कोशिकाओं में बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कोशिका से कोई चीज सड़ गल गया या कोई चीज खराब हो गया या कोई चीज हानिकारक है, तो उसे पचाने के लिए, उसे साफ-सफाई करने के लिए एक अंग की ज़रूरत होती है और वो है लाइसोसोम। इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम को खोजा था। इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। जल अपघटक एंजाइम, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कोशिका में जो भी हानिकारक पदार्थ है या कोशिका में जो भी सड़ गया है, जो भी गल गया है, ये उसे पचाने का काम करते हैं और कोशिका को साफ रखते हैं। इन्हीं की वजह से कोशिका साफ रहती है और उसका जीवन लंबे समय तक चलता है। अगर कोशिका में लाइसोसोम ना हो तो कोशिका बहुत जल्दी मर जाएगी, क्योंकि उसमें हानिकारक पदार्थ भर जाएंगे। और इसके पाचन करने के लिए इसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये है जब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जब ये लाइसोसोम से निकलते हैं, पूरी तरह से पच जाते हैं, इस तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये पूरी कोशिका को पाचित कर लेता है, मतलब पूरी कोशिका को पचा लेता है। इसलिए इसे कोशिकीय पाचक कहते हैं, या इसका काम होता है कोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका का साफ सफाई। ये कभी कभी पूरी कोशिका को ही साफ कर देता है। इसे इसका निकनेम की बात करें तो इसका निकनेम है सुसाइड बैग। सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि बहुत खतरनाक होता है और ये जब फटता है तो पूरी कोशिका इससे तबाह हो जाती है या पच जाती है। तो इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। हिंदी में इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और इसी के वजह से एक या दो कोशिका टूटती फूटती है। राइबोसोम में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम, लेकिन राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। तो वो अब राइबोसोम मरता है तो उसका पाचन कैसे होता है, साफ सफाई कैसे होता है, तो इसका भी एक व्यवस्था रहता है। लाइबोसोम स्प्लीन में जाकर मरता है, जिसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, जो हमारे बाईं ओर होता है, ये स्प्लीन में जाकर मरता है। आप सभी जानते हैं राइबोसोम की जीवन काल की बात करें तो ये 120 दिन होता है। राइबोसोम का जीवन काल 120 दिन होता है और जैसे इसकी 120 दिन पूरी होती है, ये स्प्लीन में जाकर मर जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, यही कारण है कि ये स्प्लीन में जाके मरता है। और स्प्लीन को राइबोसोम का कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी राइबोसोम आते हैं और मरते हैं। इस प्रकार से राइबोसोम की भी सफाई होती है। तो हमने देख लिया केंद्रक के बारे में, जो कि कोशिका का कंट्रोलर होता है। उसके बारे हमने समझ लिया लाइसोसोम के बारे में, जो कि कोशिका की साफ सफाई का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं जीव द्रव्य के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग समझते हैं जीव द्रव्य के बारे में। तो कोशिका में जीव द्रव्य होता है जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस होता है। जीव द्रव्य में दो तरह के द्रव्य होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रिका द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, तो साइटो, और द्रव्य को कहते हैं प्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म केंद्रिका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जिसे कहेंगे न्यूक्लियो और डब्ल्यू को कहेंगे प्लाज्म यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये कोशिका आप देख रहे हैं तो इसमें जो बाहर है इसे कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य और इसी में सभी अंग होते हैं। और ये जो केंद्रक है इसके अंदर आपको द्रव्य दिख रहे होंगे, इस द्रव्य को कहते हैं हम लोग केंद्रिका द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म और ये कलरलेस होता है। और ये क्यों भरा होता है? जैसे कि आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें बीच-बीच में कुछ कूट लगाया होता है ताकि वो सामान आपस में टकराए ना और टूटे ना। उसी प्रकार से कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं। अगर उसमें कुछ भरा नहीं होगा बीच-बीच में तो वो आपस में ऐसा टकरा-टकरा के टूट जाएँगे। जैसे कि आप अगर बैग है उसमें बर्तन-वर्तन थाली-वाली रखें और दौड़ेंगे तो ठंग, 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 ठंग बजेगा। तो उसी प्रकार ना बजे तो उसके बीच में कुछ-कुछ डाला जाता है ताकि ये ठीक से लंबे समय तक जी सके, ठीक है? तो यही कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और काफ़ी से ज़्यादा शेयर कीजिए। ताकि हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों को पहुंच सके और ये सब वीडियो है 10th क्लास के लिए और कोशिका का चैप्टर बहुत लंबा होता है तो हम आगे की वीडियो में समझेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।